हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आपका हर क्षण हमारे साथ है, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, जैकपॉट और खुशी, आनंद, उत्साह से भरा हुआ। नारायण नारायण। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। नारायण नारायण दी, प्रणाम। ढेर सारा आशीर्वाद। दीदी ऐसे तो बहुत बार आपसे मिलती रही हूँ, लेकिन दीदी आज खास मकसद से आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। हाँ दीदी, जैसे कि आपको पता है कि मेरी दूसरी पुस्तक ज़िंदगी फिर भी गुलजार है, बहुत जल्दी ही दीदी लॉन्च होने वाली है। तो दीदी उसके लिए बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए। जैसे आशीर्वाद दीदी आपने मुझे पहले दिया था मेरी प्रतीक्षित के प्रकाशन पर, तो बहुत ज़्यादा सराही गई थी, और वही आशीर्वाद दीदी मैं दोबारा चाहती हूँ आपसे। ओके, सबसे पहले तो बता दूँ आज बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच। हाँ, एज यूजुअल से ज़्यादा है ना, और ढेर सारा आशीर्वाद। खूब 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 ऊंचाई पर पहुँचो, खुशी, आनंद, उत्साह से भरा जीवन जियो। जितनी मेहनत करते हो ना, और जितनी खुशियाँ इस क्षण आपके पास है, हमारा तो आशीर्वाद ऐसे कई गुना अधिक, कई गुना अधिक, कई गुना अधिक आने वाले कल में हो। और जो पहली पुस्तक जिस तरह सराही गई, उससे कई गुना अधिक ये आपकी नई पुस्तक जिंदगी फिर भी गुलजार है, और नई ऊंचाइयों को छुएगी। ऐसा ऐसा प्रबल विश्वास, प्रबल विश्वास, प्रबल विश्वास। दीदी आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर इसके लिए भी करता है, क्योंकि दीदी लेखन को एक विराम दिया था मैंने अपने घर गृहस्थी को संभालने, जो मैंने स्वैच्छिक विराम दिया था कि पहले मैं अपने घर को और बच्चों को बड़ा करूँगी। हाँ। लेकिन दीदी आपने, मुझे नहीं मालूम कौन सी चीज़ थी जिसने आपको ये प्रेरित किया कि आप मेरे हाथों में हमारी NRSP की पत्रिका सत्युग का संपादन दें। और बस दीदी उस चीज़ ने मेरे लेखन को वापस से पंख लगा दिए, और दीदी वापस से वो चाह मेरे अंदर आ गई कि पूरा परिवार मुझे प्रेरित करता है कि आप लिखते हो तो वापस से लिखना शुरू कर। पर कभी भी दीदी मैं बुक पब्लिश करूँगी, किताब पब्लिश होगी, ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन सत्युग के संपादन ने दीदी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दिया, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास दिया, और ऐसा लगा कि मैं ये कर सकती हूँ। और दीदी जस्ट बिकॉज ऑफ यू दीदी मैं ये कर पाई, तो उसके लिए दीदी मैं तहे दिल से आपका आभार करती हूँ। ये बुक छपी बिकॉज ऑफ यू। आपने जो ही कहा कि आपको लिखने का शौक है, ये पैशन है आपका, जैसे पता चला जी। और फिर सहज ही भाव आ गया कि अपनी संस्था की पत्रिका निकलनी चाहिए, जो भीतर था। बल्कि मैं तो आपसे कहूँगी कि आपने वो सत्युग पत्रिका छाप के अपने जो संस्था है उसके बारे में जन जन तक पहुँचा दिया। क्योंकि एक है कि व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजते हैं जी, और आज भी बहुत बड़ा क्राउड ऐसा है जिसे हार्ड कॉपी चाहिए जी, है ना जी, सहेज के रखने सहेज के के लिए। रखने के लिए। तो धन्यवाद आपका कि आपने वो स्वीकारा, सत्युग पत्रिका निकली, और आज देखो किस रूप में सत्युग पत्रिका है, और आपका भी लेखन दिनों दिन प्रगति करता जा रहा है। दीदी आप ऐसा कह सकते हैं, पर मैं यही मानती हूँ कि मेरा लेखन जो दोबारा मैंने शुरू किया, हाँ। उसका बहुत बहुत सारा श्रेय दीदी आपको, मेरे जीवन साथी को और मेरे बच्चों को जाता है, जिन्होंने हर पल हर क्षण दीदी मुझे प्रोत्साहित किया कि आप लिखते हो तो पुस्तक तो ज़रूर प्रकाशित होनी चाहिए। यस, और लेखन इतना अच्छा है ना
एक एक मुझ जैसे यदि आपने एक एक कहानी भेजी बाहर जी पढ़ने की, जी तो एक कहानी पढ़कर पाठक को संतुष्टि नहीं मिलती है, और चाहिए। तो पुस्तक रहे तो उसकी संतुष्टि हो जाए, जी। लगातार पढ़ सके। दीदी आप मुझे हमेशा सराहते रहे हैं मेरी कहानियों को, तो दीदी बस ये हमेशा से मैं पूछना चाहती थी और आज ये मौका मिला है मुझे कि दीदी मेरी दोनों पुस्तकों में, मैंने आपको ये प्रकाशित होने से पहले भी आपके पास भेजी है दीदी, ऐसा कौन सा किरदार है, ऐसी कौन सी बात है जो दीदी आपको लगा कि जिसने आपको ये बात कहने के लिए ये किया कि बहुत अच्छी पुस्तक है और ऊंचाइयों पर जाएगी। ओके, देखो सबसे बड़ी बात तो सेकंड जो अभी होगी ओपनिंग सेरेमनी अपनी जिंदगी फिर भी गुजार है जी। ये शीर्षक ही इतना आकर्षक है कि पुस्तक उठा के पढ़ने का मन करता है, पहली बात। और एक खास बात तुम्हारी कहानियों में संध्या जी ये है कि सीधी सरल भाषा है। तो हिंदी कई बार वो साहित्यिक भाषा भी बन जाती है, तो जल्दी से आम आदमी वो कई शब्दों का अर्थ समझ नहीं पाता है जी। और आपकी खासियत ये है कि आप आम जनता की भाषा में लिखते हैं, पहली बात। और एकदम सीधी सरल हिंदी भाषा, पढ़ते पढ़ते उसमें हम लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि या तो ये कहानी मेरी है या मेरे इर्द गिर्द घटित हो रही है, ये विशेषता है। और सबसे बड़ी खासियत ये कि जब कहानी की पूर्णाहुति पूरी हो जाती कहानी जी। जब हम अगला पेज पढ़ते हैं उसके पहले या उसे कहानी पढ़ के पुस्तक नीचे रखें, उस वक्त हम लोग फील गुड के भाव से भरे होते हैं। ऐसे कहीं पर भी उसको पढ़ने के बाद थोड़ा मन विचलित हुआ या अशांति महसूस हुई ना, हैप्पी एंडिंग के साथ होता है। जैसे हम बचपन से कहानी पढ़ते आते थे ना जी। जो भी राजा रानी, अंत में राजा रानी राज करने लगे, बीच में स्ट्रगल दिखाया जाता है उनका, और उसके बाद राजा रानी राज करने लगे, जीवन भर राज कर रहे, वो एक हैप्पी एंडिंग के साथ। और उसे पढ़ने के बाद देखो, मैं तो ये प्रबल विश्वास है मेरा कि जो भी आम व्यक्ति भी पढ़ेगा उसके मन में आशा विश्वास बलवित होती जाएगी, पॉजिटिविटी आती जाएगी कि दुनिया के बारे में जैसा आज हम कहते हैं आम जनता की दुनिया अच्छी नहीं है जी, पर आपकी खासियत इस पुस्तक की कि उसे इसे पढ़ने के बाद शीर्षक तो बोल ही रहा है और मन में भी यही भाव कि दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, पर निस्बत हमें अच्छा बनना है। जो तुमने हर किरदार में एक ऐसी क्वालिटी भरी है हर स्टोरी में, हर किरदार में, कि पढ़ने वाला एक बार तो उन चीज़ों को डेफिनेटली अपनाएगा। हम चाहे कितना ही कहें कि समाज मॉडर्न है, दुनिया मॉडर्न है ना, पर वैल्यूज, जीवन मूल्य तो वही क्यों रहने वाले हैं ना। आप पहनावे में मॉडर्न बन सकते हैं, विचारों में मॉडर्न बन सकते हैं, जीवन मूल्य तो वही के वही रहने वाले हैं। जैसे छोटी बहू का पढ़ा कहानी है ना, और वो पंक्ति मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी कि बाबूजी का इस तरह देखना, बहू खांसना, बहू का आना, उन्हें देखना और ये भाव भीतर आना कि तुम्हें मुझे मेरी खांसी की आवाज़ सुनाई देती और किसी को नहीं देती, कितना वो टच कर गई वो लाइन तो एकदम से टच कर गई सही में। और जड़ है, सब टहनी है, पत्तियां हैं, सब अपनी जगह महत्व रखती है जी, पर संबंधों में जड़ का रोल अदा करो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जब ये यंग लड़कियां भी पढ़ती हैं या चलो बड़ी उम्र के भी बहुएं पढ़ेगी, उसे ग्रहण करेगी, एक बार तो उनके मन में पॉजिटिविटी आएगी कि हमें भी ऐसा कुछ करना है। दीदी मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि एक लेखक का व्यक्तित्व कृतित्व एक दूसरे का पर्यायवाची होना चाहिए। हाँ,
हाँ। कि जो आप कह रहे हो और वही आप लिख रहे हो, और वो जो आप लिख रहे हो वही आप कह रहे हो, वही आप जी रहे हो। कथनी करनी हाँ, एक, हाँ। कथनी करनी सेम हाँ। होनी चाहिए। तो दीदी हमेशा से लिखते वक्त मैंने हमेशा अपने आप को, मैं किरदार मैंने आम समाज के उससे लिए हैं, लेकिन हमेशा उन किरदारों में खुद को फिट करने की कोशिश की कि अगर मैं यहाँ होती तो मैं किस तरह से ये करती। और तो वो दीदी एक ऑटोमेटिकली आ जाता है। कल एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने ये बहुत कहा कि लेखक तभी एक सफल लेखक होता है जब उसका कृतित्व और व्यक्तित्व एक समान हो। हाँ, हाँ, तो वो दीदी बात उनकी सुनने के बाद मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि शायद मैं उस चीज़ को फॉलो कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे कई बार दीदी बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ मेरी कहानियाँ पढ़ने के बाद कही कि आपकी कहानियाँ बहुत पॉजिटिविटी से भरी हैं। तो सबसे पहले मेरा हमेशा से यही आंसर होता था, हाँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है अपनी लाइफ में, समय के रहते रहते दीदी के साथ में, सत्संग के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए। तो एक नॉर्मल सा एस्पेक्ट है कि वो पॉजिटिविटी इसमें आनी चाहिए। लेकिन दीदी मुझे ऐसे लगा कि मेरे जैसे अपनी काउंसलिंग के दौरान भी दीदी जो बहुत सारे सोल्यूशन लोग आते हैं अपने ये लेकर, प्रॉब्लम्स लेकर, वो सोल्यूशंस पूछते, तो बीइंग ए काउंसलर दीदी ये हमें राइट नहीं होता कि हम उनको सोल्यूशंस दें, हम उनसे ही उनके सोल्यूशंस मांगते हैं। और जब वो अपने सोल्यूशंस बताते हैं तो हम उनके साथ पूरा खड़े रहते हैं कि हाँ ये आपका सोल्यूशन है, इसमें हम आपके साथ पूरी तरीके से। लेकिन दीदी दिमाग के एक पिछले भाग में हमेशा से चलता है कि इसका और बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। और वो दीदी क्या बेटर सोल्यूशन हो सकता है, उसने दीदी मेरी बहुत सारी रचनाओं को जन्म दे दिया। हाँ। और इस बात से तो मैं 100% सहमत हूँ कि आपकी कथनी और करनी एक है, क्योंकि आपको भी हमारे साथ जुड़े वर्षों में मुझे लगता है 10-12 साल से ऊपर जी, हो गए, जी, है ना। जी, जो मैं देख रही हूँ परफेक्शन जो आपके इसमें है, तो वही चीज़ें इसमें झलकती है। और इसीलिए जैसे पढ़ने के बाद कहानी, मैंने कहा ना, कहानी की पूर्णावती होने के बाद फील गुड का भाव आता है, कुछ मैसेज हमें मिला है, ये एहसास होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप भी वैसा ही व्यवहार करते हैं, जो लिखा है जी, वो आपके भीतर है। इसलिए पढ़ते वक्त ऐसा लगता है खुद की कहानी है या इर्द गिर्द घटित हो रही है, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। और कई बार तो इतने इन्वॉल्व, मैं मेरी अपनी बात कर रही हूँ कि जैसे मैंने वो एंजल कहानी पढ़ी जी, है ना, और परिवार जिस तरह वेलकम कर रहा था, जो सपोर्ट उसे कर रहा था, जो सेवा उसने दी थी उसकी एवज में, पिता ने आशीर्वाद तो दिया जी, पर भीतर वो थोड़े से, जी, है ना, भाव भी जी, तो पढ़ते पढ़ते भी आंखें नम तो हो गई कि कितनी सच्चाई है ना। आज ऐसे लगता जीवंत हो गया, जो 2 वर्ष के बच्चे को छोड़ के जाना, सेवा करना, ये सत्य घटनाएं हैं, बिल्कुल सत्य है, एकदम सत्य है। दीदी एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी अपने पुस्तकों के बारे में कि दीदी लोग हमेशा कहते हैं कि साहित्य दीदी एक अलग पैमाना है, और लिखना मेरे को लगता है एक अलग पैमाना है। क्योंकि साहित्य में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी उसमें इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन एक सामान्य लेखन में शायद वो सारे इंग्रेडिएंट नहीं होते। मुझे एक बार ये चीज़ किसी ने कही भी थी, मेरी पुस्तक के बारे में किसी ने कहा भी है ये, कि साहित्य जगत में शायद जगह बनाने में समय लगे, लेकिन सामान्य जीवन में ज़रूर से सबसे पहले जगह बनाएंगी ये कहानियाँ। तो वो दीदी मुझे ऐसे लगता है कि जीवन की सार्थकता तभी है जब आप आम लोगों के दिलों के नज़दीक पहुँच पाएँ। और दीदी वो आम लोग सबसे पहले आपके घर के लोग होते हैं। तो मेरी दीदी कोई भी रचना में लिखती हूँ तो सबसे पहले मेरा बेटा सबसे बड़ा क्रिटिक है मेरी कहानियों का, आलोचक। हाँ, तो सबसे बड़ा आलोचक है और सबसे बड़ा सहयोगी भी है दीदी। वो मुझसे, मैं सारी कहानियाँ पढ़कर उसको सुनाती हूँ, जबकि वो इंग्लिश में लिखता है, वो भी बहुत अच्छा लिखता है, इंग्लिश में लिखता है, पर मेरी सारी कहानियाँ सुनता है। कई बार दीदी मैंने उसके कहने पर अपनी पूरी कहानियों को रीराइट किया। वो मुझे कहता है, माँ इस कहानी को अगर आप ऐसे एंडिंग करोगे ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मेरी एक कहानी है श्राद्ध, तो दीदी उसने मुझसे हमेशा से मुझसे बहुत समय पहले से मुझसे कहता था कि माँ मुझे बहुत अच्छा लगता है
कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक मैं सार्थक जीवन जीऊँ। हाँ। और जब सार्थक जीवन के जीने के बाद लोग मुझे याद करें तो लोग मुझे हमेशा हंस के याद करें। हाँ, हाँ। मेरे जाने के बाद लोगों की आंखों से तो बीइंग अ मदर ये बात सुनना, मैंने उसको वहाँ शांत करा दिया कि बेटा बस इसके बाद आगे बात नहीं करनी है। पर उस चीज़ ने ना दीदी मुझे अंदर तक ना लिया कि ये बात, छोटा था काफ़ी उस समय, कि ये बात बच्चा कह एकदम सही रहा है। तो दीदी वहाँ से वो मेरी श्राद्ध कहानी का किरदार बाहर आया। हाँ, हाँ। कि वो जो जैसे मेरे फादर हैं, मेरे फादर और मेरे बेटे का वो मिला जुला स्वरूप है कहानी श्राद्ध कि जिसमें कि वो हर चीज़ को उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, हाँ। मेरे पापा का हमेशा से रहा है कि अगर हम जीवन में किसी चीज़ में नहीं सफल हुए तो भी उन्होंने क्या हुआ तो क्या हुआ, हाँ। बेटा इससे तुमने ये सीखा है, चलो इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये फेल हुए लेकिन ये सीखा है ना, इसको सेलिब्रेट हाँ। करते हैं। और वो सेलिब्रेशन से वो जो श्राद्ध कहानी में वो बाबूजी जब जाते हैं तो जाने से पहले दीदी वो अपने पूरे परिवार के लिए एक एक लेटर लिख कर जाते हैं। उनको पता है कि आज नहीं तो कल मुझे जाना हाँ, है। हाँ। और वो पूरे मैसेजेस के साथ अपनी पूरी फैमिली को एक ये लिख कर जाते हैं, लेटर्स लिख के जाते हैं और अपने पोते के साथ मिलकर एक वीडियो तैयार करते हैं। हाँ। जो वीडियो उनके वो प्रॉमिस करते हैं, लेते हैं अपने पोते से हाँ। कि ये वीडियो मेरे जाने के बाद दिखाओगे, उससे पहले किसी को पता नहीं चलने दोगे कि मैंने तुम्हारे साथ ये वीडियो बनाया। तो दीदी जो घर के बुजुर्ग हैं वो किस हद तक परिवार के बारे में सोचते हैं, ये दीदी बताना और जताना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, क्योंकि हाँ। कई बार घर के बुजुर्ग इतना खुल के कह नहीं पाते, उनके मन के अंदर बहुत बातें होती हैं पर वो कह नहीं पाते। जैसे मेरे पापा कहते हैं मैं हमेशा मेरे बच्चों को आई लव यू कहना चाहता हूँ। हाँ। पर इस उम्र पे आकर अपने बच्चों को आई लव यू कहना मुझे थोड़ा झिझक देता है। हाँ, हाँ। लेकिन ऐसी सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें वो ऐसे कहते हैं जिससे पता चलता है कि वो हमें कितना प्यार हाँ, करते हैं। हाँ। तो वहीं से दीदी वो कहानी श्राद्ध का एक कॉन्सेप्ट आया और वो कहानी श्राद्ध दीदी मुझे बहुत अधिक प्रिय है। तो दीदी मैं आपसे वो जानना चाहूँगी कि दीदी कौन सी कहानी, आपने दोनों पुस्तकें पढ़ी, ऐसी कौन सी कहानी है जो दीदी आपके दिल के नज़दीक है? एक तो प्रतीक्षित जी है ना, वो तो बहुत भावुक कर देती है। पढ़ते पढ़ते आंखें नम होना स्वाभाविक है, मैं तो कहूँगी स्वाभाविक। वट वृक्ष, जी एंजल थी। जी, एंजल मेरे भी दिल के एंजल बहुत एकदम नज़दीक है। करीब। ऐसे क्योंकि अभी जस्ट वो पीरियड अभी भी चल रहा है, जी। लॉकडाउन की हाँ। अवस्था अभी भी है। अभी हालांकि सब खुल चुका है, फिर भी वो जीवन जिया है, लेटेस्ट है, जी तो उस कहानी से सहज जुड़ जाते हैं। और दूसरा बच्चे डॉक्टर हैं, जी है ना, तो वो सब चीज़ें देख के वो कहानी बहुत करीब की लगी कि यदि वो एक व्यक्ति भी सेवा देना चाहता है, दिखाया तो ये गया ना कि वो एंजल बन के वो सेवा करेगा। पर इसमें पूरे परिवार का सहयोग है। पूरे परिवार, सेवा तो सारा परिवार दे रहा है, अपनी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्कुल। जो परिवार के सीनियर सदस्य हैं उनका तुमने कैसे एक एक क्षण कैसे उनके मन में जो भाव आ रहे हैं वो सारा उकेरा है अपनी कहानियों में। तो वो जब पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि वो सीनियर पर्सन हम लोग हैं, है ना, परी हमारे घर की बच्ची है जी। तो उससे अटैच्ड सहज ही हो जाते हैं। दीदी पता नहीं, शायद मुझे ऐसे लगता है कि दीदी अपने घर के डॉक्टर्स बच्चे मेरे जेहन में थे जिस वक्त मैं ये कहानी लिख रही थी शायद, क्योंकि वो पूरे का पूरा जैसे कोई भी रचना आप करने लगते हैं तो आपको आसपास के आपसे संबंधित आपके रिश्ते, आपके सामने आपके जीवन में जो लोग हैं तुरंत आपके सामने आकर खड़े होते हैं और रिजोनेट करने लगते हैं आपके किरदारों के साथ। और आपकी कहानियों में तो विशेषकर वो चीज़ झलकती है। कोरी महज कल्पना है ऐसा नहीं महसूस होता जी कि कोरी कल्पना लिखी गई है ना, ये इर्द गिर्द ही कहानियाँ घटित हुई है। ये क्लियर आम आदमी तो बहुत आसानी, खासियत खाने की वो कि आम आदमी बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। आपने जैसे कहा कि भाई साहित्यिक जगत की बात आपने की, मुझे तो इतना देखो नॉलेज इस बाबत नहीं है, पर जहाँ तक मैं समझती हूँ
साहित्यिक समाज इतना होगा, बिल्कुल आम जनता, आम जनता, बिल्कुल बिल्कुल दीदी है ना, जी। तो ये उस तक पहुंच पाएगी। साहित्यिक भाषा जहाँ तक बहुत ऊंची है जी मैं तो खुद कई बार पढ़ती हूँ तो मैं समझ नहीं पाती, है ना, तो वो तो इतने लोग ही तक पहुंच पाएंगे ना, वो तो। पर आपकी जो आम भाषा है, खुद को उस स्टोरी से हम कनेक्ट कर पाते हैं। छोटे बहू का किरदार लिखा है साहब, उसने कहा है ना, जी कई बार मेरा मन करता है मैं अनसुना कर दूं, हम्म, है ना, पर नहीं कर पाती, नहीं कर पाती। मन के भाव। और जब प्रशंसा करना है तो बेटा बेटी बेटी जमाई दिखाई देते हैं, तब मैं दिखाई देती। ये कॉमन चीज है। ये जो व्यक्ति सेवा करता है, आपने देखा उसके मन में ये भाव कभी ना कभी आ ही जाता है। अक्सर ही आता है। हाँ, आ जाता है। हाँ। और उससे ओवरलैपिंग करके फिर भी सेवा देना, है ना, चाहती अनसुना कर दूं जी। पर अनसुना नहीं कर पाती। और वो भी लाइन बहुत सुंदर थी कि उनकी खांसी जैसे अलार्म हो गई हो, आंखें मलते हुए आना, और जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये चीजें, जो चीजें मैं देखा मन को छूती है, जो लाइनें है ना, हम उसको करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसे ही मन को नहीं छूती, बिल्कुल। और हर एक के नहीं छूती। और जिसके छू गए उसने वैसा करना शुरू कर दिया। बहुत अगर ध्यान से पढ़ो, है ना, इन पुस्तकों, इस बार मैंने बहुत ध्यान से पढ़ी, मेरे को बहुत आनंद आया। एक स्टोरी बहुत आनंद आया, ये बहुत मन से लिखा है आपने। और फिर अभी एक प्रश्न भी पूछना चाहूँगी जी कि हम लोग को पढ़ते वक्त, हम जब पढ़ रहे थे, हमारी आंखें तो नम हुई, लिखते लिखते आपकी भी हुई होगी, क्योंकि कई जगह टच कर जाती है कई चीजें। दीदी लिखते से भी ज्यादा ना, जब मैं वापस से उनको करेक्शन के रूप में देखती हूँ, उस वक्त मुझे कई बार ऐसे लगता है कि इस सिचुएशन में अगर मैं होती तो तब आंखों से जो आंसू निकलते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मैं ना ठीक लिख रही हूँ। उससे ही बस एक वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैं शायद ठीक लिख रही हूँ। और बाकी दीदी घर के सदस्य, मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा सबसे पहले वो अपनी ओपिनियन देते हैं। और दीदी कहीं ना कहीं हमेशा मैंने आपसे भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो दीदी आपका भी हमेशा गाइडेंस मिलता रहता है। तो वो चीज़ें दीदी बहुत मदद करती हैं जब अगर आप कुछ ऐसी रचना। और दीदी मैंने कभी भी एक साहित्यकार बनने के हिसाब से रचनाएं नहीं रची हैं। हाँ, बस मैं वो चाहती थी कि एक मन के भीतर ये भाव था कि लोग सैनिक बनते हैं और देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, लोग सोशल वर्क करते हैं और देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, आम जनता के लिए बहुत कुछ करते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। तो मुझे लगा शायद मेरे अंदर एक ही खूबी है कि मैं थोड़ा बहुत लिख सकती हूँ, तो शायद इस कलम के माध्यम से मैं लोगों को कुछ मैसेजेस पहुँचा सकूँ। जो मैसेजेस मैंने दूसरों से लिए हैं वो मैसेजेस मैं और बाकी लोगों तक पहुँचा सकूँ। दीदी बस मेरी रचनाएं वही कहती है। आपने बोला मैंने दूसरों से लिए हैं मैसेजेस, है ना, उसमें एक लाइन और जोड़ो जी दीदी, कि मैंने उसे फॉलो किया है, फिर लोगों तक पहुंचाया है। जी दीदी, इसलिए उसके उस पुस्तक में जान आ गई है। जी दीदी, आप ये बिल्कुल सही कह रही है कि हाँ, फॉलो करने के बाद ही हाँ, उन जीवन मूल्यों का असली मतलब पता चला। और असली मतलब जानने के बाद ही लगा कि ये जीवन मूल्य जो मेरे जीवन में इतना परिवर्तन लाए वो दूसरों के जीवन में भी लाना चाहिए। हाँ, हर कहानी कोई ना कोई संदेश दी जाती है। मन को कोई कहानी मन को झकझोर जाती है, कोई मन को छू जाती है, कोई प्रेरणा दे जाती है, कोई कुछ करने को बाध्य कर जाती है। ये आम व्यक्ति की अवस्था निश्चित है। इन्हें पढ़कर लिखा आपने सारा, जो रोजमर्रा के जीवन में जो चीजें घटित होती है जी, वो सारी चीजें आपने बता दी है। और उसमें से हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ। जी, कारण हैप्पी एंडिंग रहता है, तो उसकी वजह से जब पूरा पढ़ कर उठते हैं तो भीतर फील गुड के भाव से उठते हैं, अच्छा महसूस करते हुए उठते थे। ये तो मैं बोलूँगी आपकी कहानियों की सबसे बड़ी जीत है कि पढ़ने के बाद जब कहानी की पूर्णाहुति हुई
और पाठक के मन में संतुष्टि हुई, फील गुड का भाव महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ, तो ये तो ब्लेसिंग्स है ना। दीदी इसके लिए भी जीवन के वो किरदारों का आभार करना चाहूँगी जो दीदी सामने आए जीवन में, और जिनके साथ कन्वर्सेशन हुआ, कभी काउंसलिंग के माध्यम से या कभी और बाकी किन्हीं चीज़ों के माध्यम से, और दीदी उन्होंने जीवन के बहुत सारे अंतर्दृष्टि प्रदान की कि ये चीज़ को इस तरह से किया जा सकता है, इस चीज़ को इस तरह से किया जा सकता है, कोरोना काल चल रहा है तो इसको किस तरह से किया जा सकता है। जैसे दीदी एक कहानी है नई सुबह, वो दीदी बिल्कुल हमारे बहुत खास एक दोस्त थे, मित्र थे हमारे, तो दीदी उनकी सच्ची ही घटना है। और मुझे वो बहुत अफसोस रहेगा कि वो कहानी मैंने उनके लिए लिखी थी, लेकिन वो जिस दिन मैंने ये कहानी पब्लिश की दीदी, उस दिन उन्होंने अपने जीवन को, तो वो दीदी उन्होंने इतने अच्छे तरीके से वो जीवन जिया कि इतना पता चलने के बाद कि उनका ये सब 5th स्टेज चल रहा है और ये सब चल रहा है, फिर भी दीदी उन्होंने इतने खुश हो गए। हम जब भी हम उनको मिलते थे ना, तो हमेशा दीदी इतने उत्साह से भरे हुए लगते थे, हम ऐसे सोच के जाते थे कि हम उनसे इस स्टेज पर क्या बात करेंगे। और वो इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस करते थे, और एक बात कहते थे जो मैंने उस कहानी में भी लिखी है कि मैं हमेशा से अपनी ज़िंदगी मैंने मेरे हिसाब से जी है, मैं बेमिसाल रहा हूँ और जाना भी बेमिसाल चाहता हूँ। तो दीदी आज उनके बच्चे को उनके जाने को ना दीदी बहुत ग्रेसफुली उन्होंने एक्सेप्ट किया, और पिता को वो दीदी इतने अच्छे तरीके से याद करते हैं। जब भी उनसे मिलते हैं आंखों में आंसू ज़रूर होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे जो संतोष होता है, वो संतोष ना दीदी बहुत बहुत मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी बच्चों के लिए बहुत बड़ा थाती होती है कि वो आप अपने बच्चों के लिए छोड़ कर गए हैं। एक एग्जाम्पल सेट हो गया वो उनके बच्चों के लिए, और वो अपने आप को संभाल सके। नहीं तो पिता का या माता का जाना दीदी एक ऐसी एज पर बहुत मुश्किल होता है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन यंग एज पर जब बच्चे होते हैं, जब आप 30-32 साल के होते हैं, और उस एज पर ऐसा सडनली ऐसा हो जाना छोटे से पीरियड में, लेकिन उनको हिम्मत उनके पिता देकर गए। तो वो दीदी बिल्कुल वो कहानी में हमारे खास मित्र की है, जो कि मैंने उसमें उतारने की कोशिश की। और जब वो कहानी मैंने उनकी वाइफ को भेजी, तो दीदी उन्होंने मुझे गले से लगा लिया कि मैं चाहती थी कि मेरे पति की ये क्वालिटी कोई तो मतलब मैं चाहती थी ये सामने आए, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया। दीदी वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था मेरे लिए। ऑफ कोर्स। और बहुत सुंदर बात है, जब मालूम पड़ता है कि स्टेज है, है ना, तो उनका ये कहना कि लोग तो बिना कुछ कहे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता जी। मुझे तो कम से कम 4 महीने का 6 महीने का समय तो मिला जी, और भरपूर जीऊंगा मैं, भरपूर जीऊंगा। और बहुत सुंदर दिखा है कि इमेजें टिकटे आ रही है, ये पति पत्नी घूमने जा रहे हैं, बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, माहौल बहुत सुंदर क्रिएट किया गया। अगर सपोज कोई अस्वस्थ व्यक्ति उस कहानी को पढ़ता है, तो एक बार तो वो भी पॉजिटिविटी से भर जाएगा, ये निश्चित। अगर पता है हमको 4-6 महीने का समय, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज कैंसर वायरस से जूझ रहे हैं, है ना, और उनको पता होता है इतना समय खाली बचा है, तो वो इतना सा ही समय बचा है, इस बात को लेके, है ना, उनकी अवस्था एकदम विपरीत हो जाती है। और इसमें दिखा है कि इतना सा समय तो बचा है हमारे पास, कम से कम हमें पता तो है कि हम 4-6 महीने रहेंगे, तो लोग खड़े खड़े चले जाते हैं। बिल्कुल। तो उस पीरियड को उन्होंने किस तरह जिया है, ये चीज़ें बहुतों को संदेश देगी, बहुतों को संदेश देगी। एक बात बताओ संध्या जी दीदी, कि ये जो अपनी पुस्तक है जिंदगी फिर भी गुलजार है, इसके माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती है? ये नाम जो भीतर से आपके प्रगटा, क्या भाव था और क्या संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि लोग इसे क्यों पढ़े, ये मैसेज उन तक मुझे देना है? दीदी इसके पीछे मेरा जो मेन भाव, जो अंदर का भाव था, वो ये था कि दीदी जीवन में बहुत, जीवन है तो दीदी उतार चढ़ाव भी है, बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं जीवन में,
और बचपन से ही दीदी जिस परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ और जिस परिवार में मैं शादी होकर आई, उस परिवार में मैंने हमेशा देखा कि कभी भी कोई बहुत खुशी का उत्सव है तो बहुत खुशियाँ हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ थोड़ा नैराश्य है या तो वहाँ पर भी दीदी घर में कभी वो माहौल नहीं रखा गया कि निराशा का माहौल रखा जाए। अच्छा, वाह। हमेशा ऐसा कहा गया कि जीवन है, चलो इससे भी कुछ सीखेंगे हम। तो वो दीदी भाव ना भीतर था। फिर मैं जब आपसे जुड़ी तो दीदी आपने भी हमेशा ये कहा कि जीवन है और उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, लेकिन इन उतार चढ़ाव को आप कितने बेहतर तरीके से जीते हो वो आपके जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। तो बस वो दीदी एक कई भाव था कि अगर हम जीवन में जो कुछ भी चल रहा है एक नदी की तरह बस बहते चले जाएं, कि हम जीवन में बहुत सारे किरदार हमें मिले हुए हैं और उस किरदारों को हम जीते जा रहे हैं। उसमें किरदारों को जीते हुए कहीं बहुत सारी तारीफ़ें मिलेंगी, कहीं बहुत सारी और बातें भी आएंगी, लेकिन हर वक्त अगर हम ये सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल से जीवन मिला है और इसमें हमें अपना बेस्ट देना है, तो वो दीदी वो भाव मतलब मैं चाहती हूँ कि जन जन के भीतर आ जाए कि ये मानव जन्म एक ही बार मिला है और इतनी तपस्याओं के बाद मिला है। 84 लाख योनियां में हमने तपस्याएं की, बहुत अपने आप को सुधारा, बहुत अच्छे काम किए, तब कहीं जाके जन्म मिला। तो ये जो जीवन हम जी रहे हैं उस जीवन में जो भी हमारे सामने आए उसमें हम बेहतर करें और बहुत खुश होकर करें, क्योंकि मुझे लगता है जब दीदी आप खुश होते हैं ना तो अगर आपके सामने आपको खाई भी दिख रही है ना तो आप बोलते हैं यस आई कैन, तो आप उसको पार कर जाते हैं दीदी। तो बस वही भाव दीदी बचपन से घर में माहौल था, पापा मम्मी को हमेशा से उस तरह से देखा। फिर जब अपने घर आई तो अपने माता पिता को भी यही करते देखा, सासू माँ को और पापा जी को। दीदी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेन किया। बॉम्बे में मैं हमेशा अकेली, मतलब जब बॉम्बे में ये डिसाइड हुआ कि मुझे बॉम्बे ही रहना है शादी के बाद, तो दीदी मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी मुझे पापा जी ने। वाह, वाह। मेरे साथ वो आकर रहे यहाँ और उन्होंने मुझे यही बोला दीदी, उन्होंने मुझे वो हमेशा मुझे बहू बेटी कहा करते थे। उन्होंने मुझे कभी मतलब कि आप बेटा तुम मेरी बहू के साथ मेरी बेटी भी हो, तो हमेशा उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा। और हमेशा उन्होंने मुझे समझाया कि बेटा देखो यहाँ हो तकलीफ़ें भी आएंगी, खुशियाँ भी बहुत मिलेंगी, लेकिन ना तो खुशियों से बोरा जाना और ना तकलीफ़ों से घबरा जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बस दीदी यही मैसेज मैं हमेशा अपने बच्चों को दिया और यही मैसेज मैं अपनी कहानियों के माध्यम से भी ना दीदी आम जनता तक देना चाहती हूँ कि ये जीवन है जिसे बस प्यार से अपनाना है, एक बहती नदी बन जाना है और बहते चले जाना है। और जब हम दीदी इस भाव में रहते हैं तो जीवन जीने का जो मज़ा आता है ना दीदी, इतना सुंदर लगने लगता है ना जीवन कि ऐसे लगता है कि बस जीते चले जाए। दिन के 24 घंटे ऐसे लगता है कि दिन के 24 घंटे कम है, काम करने का जो मज़ा है, लोगों से मिलने का जो हर काम में मज़ा आता है। हाँ। तो बस दीदी वही एक लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि जो मुझे दीदी आपसे मिला, जो मुझे मेरे माता पिता से मिला, जो मेरे अपने माता पिता से मिला, मतलब जो जन्मदाता माता पिता से मिला और जो पालक माता पिता से मिला, वही चीज़ है दीदी। मैं सबको संदेश देना चाहती हूँ कि जीवन है, बस इसे खुशी से अपना लो और खुशी से अपना लेंगे तो जीवन दीदी संगीत बन जाता है। और गीत बनकर हम गुनगुनाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और संध्या जी, न सिर्फ आपने अपना जीवन सुंदर बनाया, अपने माता पिता के संस्कार थे जी, यहाँ भी आपने वही माहौल पाया, अपने आप को वैसे ढाला, खुद ढल गए और आप अभी लाखों की तादाद में लोगों का जीवन बना रहे हैं। दीदी कोशिश है कि हर कोई खुश रह सके, हर किसी के मदद कर सकूं, हर किसी के काम आ सकूं, क्योंकि दीदी ऐसे लगता है कि ये जीवन सिर्फ इसी के लिए है। हाँ। अपने लिए हमेशा एक चीज़ जो मुझे अपने लिए जिए तो क्या जिए, हाँ। ये हमेशा एक चीज़ याद रहता है। और दीदी एक वो हमेशा जो पापा मुझे हमेशा कहते थे, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, लेकिन वो कहते थे जंग को भी आप ना खुशनुमा बना सकते हो जब आप उसको पॉजिटिविटी से जीते हो। दीदी जब मैं एनआरएसपी से जुड़ी, एनआरएसपी से जुड़ने का भी मेरा दीदी जो मेन मैं इतनी जल्दी मुझे ऐसे लगा ये मेरा परिवार है, क्योंकि दीदी मुझे वो सारी चीज़ें बृहद रूप में मिली जो मैं
घर में छोटी छोटी चीज़ों में रूप में मिलती थी, वो मुझे यहाँ बृहद रूप में मिली। और दीदी इसके लिए मेरा पूरा ही परिवार हमेशा कहता है कि तुम्हें NRSP ने अपनाया, ये तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हम ऐसा कहेंगे कि आपने NRSP को अपनाया, इसलिए हमारा सौभाग्य ये। तो दीदी मुझे ऐसे लगता है कि जीवन आपका आसान होता चला जाता है अगर आपके जीवन में ईश्वर हर जगह नहीं होता है। लोग बोलते हैं ईश्वर हर जगह नहीं होता, इसके लिए उसने माँ बनाई है। मैं कहती हूँ कि ईश्वर हर जगह नहीं होता, इसके लिए उसने माँ के साथ पिता बनाए हैं, दोस्त बनाए हैं, मित्र बनाए हैं, गुरु बनाए हैं दीदी, जिसे दीदी हर रूप में नारायण हमें दिखाई देते हैं। तो दीदी बस उस नारायण को शत नमन है, और उस नारायण से यही प्रार्थना कि जो जीवन आपने हमें जिस मकसद से दिया है उस मकसद को दीदी फुलफिल कर सकें, और मेरी पुस्तकें भी उस जीवन को चरितार्थ कर सके दीदी, बस यही एक चाहती हूँ, और यही मेरी प्रेरणा स्रोत रहे हैं दीदी हमेशा से। यस, आपके भाव पूरे हो, यही शुभकामना। दीदी एक अभी पूर्णाहुति का अंतिम प्रश्न दीदी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। दीदी यूँ तो बहुत बार आपसे बहुत सारे मैसेजेस लिए हैं, लेकिन दीदी आज इस साहित्यिक प्लेटफॉर्म पर दीदी एक मैसेज मैं आपसे चाहती हूँ कि आम जनता को दीदी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, बहुत सी बातें आपने कवर कर ली है ना, और बारंबार हमारा एक ही मंशा भी रहती है, कहना भी रहता है, जैसा कि तुमने कहा 84 लाख योनियाँ, है ना। हमने तपस्या की, उतनी योनियाँ जी, उसके बाद हमें मनुष्य योनि मिली है ना जी। पर हमारे कर्मों के साथ साथ इस मनुष्य योनि को पाने के लिए कृपा की बहुत अधिक जरूरत है जी, है ना। बहुत बड़ा हाथ उसकी कृपा का है। तो जो इतने कर्म और कृपा के बाद ये मनुष्य देह मिली है, जैसा कि आपने कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिस मकसद से मुझे मनुष्य देह मिली है, उस उद्देश्य को, उस मकसद को मैं पूरा कर सकूं। ये भाव हर व्यक्ति के भीतर रहना चाहिए, हर व्यक्ति। और जिस वक्त आपके भीतर ये भाव आता है, अंदर से आपको पता चल जाता है हम किसी न किसी उद्देश्य के तहत यहाँ पर आए हैं जी, कोई मकसद के लिए आए हैं। और जब उस उद्देश्य को पूरा करने की मन में भावना भर आती है, विचार भर आता है, यकीन मानिए प्रकृति आपका साथ देना शुरू कर देती है। बहुत साथ देना शुरू कर देती है। ये ब्रह्मांड आपको साथ देना शुरू कर देता है, ताकि जो ही आप सही रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। और देखो, आप कोई परिस्थिति सामने है जी, उसकी बाबत परिवार के हर सदस्य का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। बिल्कुल, है ना। समझो कोई चीज़ मुझे बहुत बड़ी दिखाई दे रही है तो समस्या बहुत बड़ी है, सेकेंड वाला बोल देगा इट्स ओके, मैनेज करने लायक है। तीसरा कह सकता है ना कि इतनी बड़ी भी नहीं है, आराम से हो जाएगा, हम तो इससे बड़ी बड़ी परिस्थिति से बाहर निकल चुके। तो यदि आप उस परिस्थिति के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण अपनाते हैं, वो परिस्थितियाँ उस साइज की हो जाती है। बहुत बढ़िया दीदी। आपने कहा कि हैंडल कर सकते हैं जी, तो वो हैंडल करने लायक हो जाते हैं। हाँ, आप कहते हैं कि बहुत बड़ी है, वो अपना विशाल उद्धार कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो पॉजिटिविटी का अर्थ ही यही है कि परिस्थितियाँ आई है, हमें एक सिक्के की भांति देखना है। किंग के साथ स्केल आता है, स्केल के साथ किंग आता है, सिक्के में। राइट। तो परिस्थितियाँ यदि आई भी है तो अपने साथ समाधान लेकर आई है, ये निश्चित रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा हम पॉजिटिविटी की ओर जाएं, थोड़ा पेशेंस रखें, हमें उसमें से उत्तर मिल जाता है। आपने जैसा शुरुआत में कहा कि बीइंग अ काउंसलर, हमें उन्हें समाधान नहीं देना होता है जी, है ना। वो जो बोल रहे हैं हाँ, उसमें से उन्हें ही ढूंढना होता है समाधान। राइट, मतलब उनकी समस्या के भीतर ही तो समाधान छिपा है। राइट है मतलब हाँ, उसके हाँ, अंदर हाँ, है ना। हाँ, पर यदि हम उसे बारंबार कहते हैं बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो वो जो समाधान है वो छिपता चला जाता है जी, हम उसे देख नहीं पाते हैं।
और ठीक है, इट्स ओके, ये चीज़ें आई तो इसका उत्तर भी होगा। तो आपने जैसे कहा कि हम उनसे बात करते करते उनके मुंह से उगलवा लेते हैं कि इसका ये समाधान है, वो खुद ही जान लेता है कि इसका ये समाधान है। समाधान। तो बस ये कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और चीज़ों के पॉजिटिव रुख भी देखो, समस्या के भीतर ही समाधान है। और ये विशेष कि उसकी कृपा निरंतर हम पर बरस रही है, निरंतर बरस रही है। ये जीवन बेशकीमती है, शास्त्र कहता है एक ही बार मिलता है, दुर्लभ है। कई इसके साथ कितने शब्द जोड़े गए हैं। देवता भी पाना चाहते हैं मनुष्य देह को, जो हमें मिलेगी, तो क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए। और सदुपयोग कब होगा? जब आपका जीना दूसरों के लिए मायने रखता हो और आपने अपनी हर कहानी में दे रखा है। कोई भी कहानी ले लीजिए, वट वृक्ष ले लीजिए, तो उसमें बहू का किरदार जो है जी, और वो एंजल ले लीजिए जी, उसमें देखिए, सब में आपने एक एक किरदार ऐसा दे रखा है जो हमें ये संदेश दे जाता है, अच्छे बनने की प्रेरणा दे जाता है, हमारे भीतर की इंसानियत को जीवंत कर देता है। अन्यथा हम लोग कहते हैं कि आजकल तो मॉडर्न युग है, यस, आजकल तो वे ऑफ लाइफ है, बिल्कुल ऐसा दिनचर्या ऐसी बन चुकी है ना। पर आप वापस उस धरे पे ले आते हैं। पर मुझे लगता है दीदी ये सारी चीज़ें सिर्फ हम कहने के लिए कहते हैं, लेकिन जब हम आम जीवन में देखते हैं, अपने घर में देखते हैं, तो जो आप कह रहे हैं ना दीदी, जीवन वैसा होता है। ऐसा होता है। कितने भी ऊंचे घरानों में आप देख लीजिए, हाँ, है ना, और वही परिवार ऊंचाई पर पहुंचे हैं जो जीवन मूल्यों के साथ अभी भी टिके हुए। जी, जिन्होंने जीवन मूल्यों को छोड़ा वो मेहनत करके ऊंचाई पर तो पहुंचे, लेकिन वहाँ पर टिके। बिल्कुल सत्य बात है दीदी, हाँ। बिल्कुल सही बात है। दीदी आप इतने बड़े, मुझे ऐसे लगता है आप पूरे ब्रह्मांड को दीदी एक इतना पॉजिटिविटी का संदेश दे रहे हैं। आप प्रतिदिन दीदी छोटी छोटी चीज़ें जो आम इंसान सोचता भी नहीं कि इन चीज़ों से हमारे जीवन में ये फ़र्क पड़ सकता है, दीदी वो सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा रहे हैं। दीदी बहुत सारा नमन है मेरा आपको दीदी, और मैं चाहती हूँ कि दीदी एक आशीर्वाद मुझे आप और भी दें कि दीदी इस महान शख्सियत के ऊपर दीदी मैं एक कहानी रच सकूं दीदी। महान जैसा तो हम नहीं कहेंगे कुछ है। नहीं दीदी, महान का तात्पर्य सिर्फ ना बड़े बड़े सेक्रीफाइस करना नहीं होता। मेरे दृष्टिकोण में दीदी महान वो व्यक्ति है जो हर किसी के जीवन को प्रभावित कर रहा है, हर किसी के जीवन में सार्थक बदलाव लेकर आ रहा है। और दीदी आपके सत्संग के माध्यम से दीदी हर किसी के जीवन में सार्थक बदलाव आ रहा है। दीदी हर कोई अपने कर्म पर, हर कोई अपने परिवार पर, हर कोई अपने रिश्ते पर, हर चीज़ पर हम काम कर रहे हैं दीदी। मैंने भी दीदी बहुत 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 कुछ सीखा है दीदी आपसे, और आगे भी हमेशा सीखती रहूँगी दीदी, ये मेरा 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 पूरा विश्वास है। और दीदी जैसा कि मैंने पहले कहा, फिर वापस से कहना चाहूँगी दीदी कि वापस से लेखिका के रूप में मेरा जो जन्म हुआ दीदी, उसमें मेरा परिवार तो का सहयोग तो था ही, पर दीदी मेरी प्रेरणा स्रोत आप भी थी। धन्यवाद। Thank तो you so आपके much, खुद की मेहनत है बेटा, खुद की मेहनत है। और आज यदि आप बोल रहे हैं कि इतने लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है, तो उसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। आप सभी के सहयोग की वजह से ये चीज़ें बहुत आसानी से, सरलता से होती जा रही है और जन जन तक पहुंचती जा रही है। मतलब तहे दिल से अपनी टीम की, जिसके तुम एक सदस्य हो, बहुत आभारी हूँ कि बिकॉज आप सभी की वजह से। और अभी आप वही चीज़ें आपने लिखित में दे दी है, लोगों तक पहुंचा दी है जी। तो डेफिनेटली जो जीवन आप खुद जीते हैं, जैसे कथनी करने वाली बात है ना। बचपन से हम सुनते हैं कि एक महात्मा जी थे, हाँ, उन्होंने गुड़ खाना छोड़ा, उसके बाद बच्चे को संदेश दिया कि गुड़ मत खाओ, हाँ, तभी वो चीज़ें उस तक उतरी। तो आपकी भी कहानियाँ क्यों उस श्रोता के भीतर उतरती है, पढ़ने वाले के भीतर उतरती है? क्योंकि आप वो जीवन जी रहे हैं। दीदी ये सारे परिवर्तन
सिर्फ सत्संग को अपने जीवन में उतारने से हुआ। सत्संग सुनने के बाद दीदी 1 घंटे सत्संग सुनते, फिर 2 घंटे दिमाग में वो चीज़ें ऐसे चलती रहती कि अच्छा मुझे ये परिवर्तन करना है, मुझे ये परिवर्तन करना है। और हमेशा ये एक सोच रहती है दीदी, और वो भी दीदी क्योंकि आप जिस तरह से बताती हैं तो वो दीदी इतने भीतर तक जाता है कि वो सोच आती ही है कि मुझे अपने आप को कैसे परिवर्तित करना है जिससे मैं दूसरों के लिए उपयोगी हो सकूं। शाबाश, आप गुणते हैं। हाँ, इसलिए आप लाइव एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है। हम तो भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को जो ऐसे लोग टीम में होने की वजह से NRSP जाना जाता है। दीदी मैं तो सौभाग्यशाली मानती हूँ इस पूरे सृष्टि को दीदी, जिसको दीदी आप जैसा गुरु मिला। दीदी प्रतिदिन हम आपको सुनते हैं और प्रतिदिन अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं। परिवार के सदस्य हर रोज अचंभित होते हैं, आज ये अचानक से ये परिवर्तन, तो वो दीदी वो जो खुशी आती है ना, वो दीदी बहुत 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 ज़्यादा सुकून देती है मन को। और वो जो सुकून भरा जीवन होता है दीदी, वही आपको बहुत सारा सृजन करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हो, तो मैं बोलती कि सुखी कैसे रहें ये एक चीज़ दीदी ने सिखा दी है, और उसी सुख ने ना दीदी मेरे जीवन के सारे उसको सातों सुखों से भर दिया है। पर सच में ये मल्टीटास्क है भाई, ये कहा, क्योंकि इससे एकाग्रता चाहिए, समय चाहिए कहानियाँ लिखने के लिए। आज घर गृहस्थी संभालते हुए, NRSP का इतना बड़ा काम संभालते हुए, सत्ययुग पत्रिका का संभालते हुए, और अब तो भवन के इसमें काउंसलिंग करना, लोगों के क्वेश्चंस का आंसर भेजना, वो सब स्लाइड रेडी करना, इतने सारे कामों के बीच भी इतना समय निकाल लेना, हैट्स ऑफ दीदी। ये दीदी सिर्फ आपसे सीखा है, क्योंकि दीदी जैसे आप कहती हैं ना ये टीम वर्क है, तो दीदी सृजन भी पूरा टीम वर्क है। कि जैसे मैंने कहा कि मैं स्टोरी लिखती हूँ फिर सुनाती हूँ किसी को, अभी जो टीम है पूरी दीदी, वो टीम में आपको बहुत सारे सजेशन आते हैं। आपको इस तरह से आज का जब इंटरव्यू करना था तो मुझे सिर्फ आना था, बाकी किस तरह से इंटरव्यू आगे जाएगा, किस तरह से प्लान होगा, क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी है, दीदी वो पूरी टीम ने की। तो दीदी बहुत सारा धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है दीदी वो टीम ने भी वो चीज़ें दीदी सत्संग से सीखी। दीदी आपकी एक बहुत 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 बड़ी खासियत है जो मैं दर्शकों को ऐसे पता है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि दीदी आपने जब कभी भी किसी ने कहा कि दीदी आप सफलता की इन ऊंचाइयों पर है, आप इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं, तो आपने हमेशा कहा टीम वर्क। जब भी कोई सत्संग में आकर कहता है जो सच्चाई है कि दीदी आपको धन्यवाद, तो आप कहती है धन्यवाद मुझे नहीं मेरी टीम को है। तो दीदी ये जो सहयोग आपने लोगों को सिखाया है दीदी, वो सहयोग ना मुझे लगता है इस प्रकृति को, इस सृष्टि को दीदी बनाए रखने में और आगे बढ़ाने में, विकास में दीदी बहुत 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 अहम भूमिका निभा रहा है। तो दीदी बहुत सारा धन्यवाद, इतना सारा अपना कीमती समय है दीदी मुझ जैसी तुष लेखिका को देने के लिए। नारायण 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 नारायण, सफल लेखिका को। हाँ आपके सानिध्य में दीदी मुझे ये इसके लिए सॉरी कहना चाहूंगी, ये वर्ड हमारी डिक्शनरी में नहीं है। बिल्कुल सफल लेखिका ही कहना चाहूंगी दीदी खुद को। थैंक यू सो मच। बेस्ट सेलर बुक की लेखिका, ये नाम दीजिएगा। जी दीदी थैंक यू सो मच। ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद। खूब ऊंचाई पर पहुंचो, खूब ऊंचाई पर पहुंचो, जन जन तक पहुंचो, क्योंकि आपकी जो कहानियां हैं वो आम जनता के लिए है, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। हर देश के हर कोने में पहुंचो, हर कोने में पहुंचोगी, ये निश्चित है। ये आशीर्वाद है नारायण का आपके साथ। दीदी अब मुझे भी पूरा प्रबल विश्वास हो गया कि आपके मुख से आया हो ये आशीर्वाद दीदी मुझे हर जगह हर कोने में पहुंचाएगा। और दीदी मैं भी जब ये अंतिम सांस लूंगी तो ये कह सकूंगी कि मैंने एक सार्थक जीवन जिया। नारायण 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 नारायण, जी रहे हो एक सार्थक जीवन। कितनों का जीवन संवारा है, और बच्चों ने भी इसमें आपको पेज लिख के दिया है, रेनी स्टार ने बहुत सुंदर लिखा, बहुत सुंदर लिखा। उन्होंने अपने मन के भाव उकेर दिए हैं उसमें। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ चाय पीकर। दीदी ये मेरा सौभाग्य कि मैंने आपके साथ चाय पीने का मुझे मौका मिला। ये मौका दीदी बहुत
बिरले लोगों को मिलता है और मैं उस बिरले में से आप एक हूँ। बिरले, हाँ आप बिरले हैं। नारायण। ढेर सारा दीदी तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। Thank you.